दोस्तों, आशा जैसे ही नींद से उठती है उसे बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे बहुत सारे लोग किसी को मार रहे हो। वह नीचे आती है और देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा वहाँ खड़े होते हैं और 6-7 लोग कबीर को एक पिलर से बांधकर लातों और घूंसों से पीट रहे होते हैं। जो भी हाथ में आता है उससे कबीर को मारा जा रहा था। कबीर दर्द से चिल्ला रहा था और उन लोगों से छोड़ने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर आशा तेजी से दौड़कर नीचे आती है और सबके पैरों में गिर जाती है। कभी अपने भाई अर्जुन के पैरों को पकड़ती है तो कभी अपने चाचा के पैरों में गिरकर कबीर को छोड़ने की गुहार करती है। वह बार बार कहती है, अर्जुन भैया, चाचा, इसे छोड़ दो, क्यों मार रहे हो इसे? लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसका भाई अर्जुन बिजली के तार से कबीर की कमर पर जोर से मारता है और कबीर दर्द से बुरी तरह चीख उठता है। वह चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आशा का सब्र अब टूट जाता है। वह दौड़कर अपने पापा के कमरे से पिस्तौल उठाती है और नीचे आकर सबको धमकाते हुए कहती है, अगर किसी ने भी कबीर को हाथ लगाया तो मैं गोली चला दूंगी। दोस्तों, आशा का यह रौद्र रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। सभी जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। फिर आशा अपने मम्मी पापा की तरफ मुंह करके बोलती है, आप लोग हमेशा कहा करते थे ना कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। कैसी लाडली हूँ मैं? आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, इसे भूल जाओ। मैंने इसे छोड़ दिया, मैं इसे भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। लेकिन जब आप लोग जानवरों की तरह इसे मार रहे हो तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। अब अगर आप जानते होते कि ये लड़का कौन है, मैं बताती हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं मरने वाली थी। यही लड़का मुझे अस्पताल लेकर गया था। यह आप लोगों को रात भर कॉल करता रहा, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाई। इस लड़के ने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी, और आज मैं जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ। आशा की यह बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। आखिर कौन थी आशा, और वह लड़का कबीर कौन था जिसे लोग बुरी तरह से मार रहे थे? आशा उसे बचाने के लिए पिस्तौल तक क्यों ले आई? क्या है दोनों का रिश्ता? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यह कहानी है बिहार के पटना ज़िले की एक लड़की की जिसका नाम आशा था। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसके पिता विजय सिंह पटना की एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे। आशा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था कि वह यूपीएससी की तैयारी करे और गवर्नमेंट ऑफिसर बने। लेकिन आशा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वे उसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। जब आशा अपनी इच्छा अपने माता पिता से साझा करती है तो वे उसे पटना के आसपास ही पढ़ाई जारी रखने की सलाह देते हैं। आशा ने अपना मन मारते हुए और अपने माता पिता की बात मानते हुए पटना में ही कोचिंग ज्वाइन की और पीसीएस की तैयारी में जुट गई। उसके पिता उसे हर महीने पैसे भेजते थे ताकि वह अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दे सके। आशा अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। जो भी वह बोलती थी उसके माता पिता उसे तुरंत दे दिया करते थे। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। जितनी रकम की वह मांग करती थी माँ बाप उसे भेज देते थे। दोस्तों, जब बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है तो उनके कदम बहकने लगते हैं। ऐसा ही कुछ आशा के साथ भी हुआ। कई बिगड़ी हुई लड़कियां उसकी सहेली बन गई और कई बिगड़े हुए लड़के उसके दोस्त बन गए। उसका फ्रेंड ग्रुप बहुत ही मनचला था, जिसमें 5-6 लड़कियाँ और 7-8 लड़के थे। ये सभी नशेड़ी थे जो सिगरेट, बियर, शराब पिया करते थे। रातों को बार और डांस क्लब जाते थे। धीरे धीरे आशा भी उनकी संगत में रहकर आवारा और नशे की आदी हो गई। अमीर बाप की बेटी होने के कारण उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वह अपनी पढ़ाई लिखाई से भी बहुत दूर हो चुकी थी। नशे की आदत ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। लेकिन आशा पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वह पूरी तरह से अपने माँ बाप के हाथों से निकल चुकी थी और वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगी थी। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। नशे में रहने वाले लोगों की दुनिया अक्सर अलग ही हो जाती है। वह किसी की बात नहीं सुनते
और जब नशा उन पर हावी होता है तो वो अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। यही हालत अब आशा की भी हो गई थी। एक रात लगभग 11 बजे जब वह अपने दोस्तों के साथ बियर बार से पार्टी करके लौट रही थी, सभी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। अब आशा लड़खड़ाते कदमों से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, तभी एक कार ने उसे ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज़ थी कि आशा सड़क पर गिर गई और डिवाइडर से उसका सिर टकरा गया, जिससे उसका सिर फट गया, खून बहने लगा और आशा दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन रात का समय होने के कारण वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसी वक्त एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि लड़की की हालत बेहद ख़राब है और उसका काफ़ी खून बह चुका है। रिक्शा वाला रुक गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। आशा को होश नहीं था, लेकिन वह सिर्फ इतना ही कह पाई कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, उनकी लाडली बेटी हूँ। अगर मैं मर गई तो उनका क्या होगा? प्लीज़ मुझे बचा लो। उस रिक्शा वाले का नाम कबीर था, जो यूपी के एक छोटे से गांव से था और पढ़ाई के लिए पटना में रह रहा था। कबीर, जो पार्ट टाइम रिक्शा चलाकर अपनी पढ़ाई भी करता था, आशा की गंभीर हालत देखकर घबरा गया। उसे पूरी तरह से पसीने छूटने लगे, उसके सिर से बहुत खून बह रहा था और वह बेहोशी की हालत में थी। कबीर सोचने लगा कि अगर आशा को कुछ हो गया तो पुलिस उसे ही पकड़ लेगी और पूछताछ करेगी। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले कबीर के मन में डर था कि वह इस मामले में फंस जाएगा। उसका परिवार उसकी कमाई पर निर्भर था और वह खुद भी अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहा था। इस वजह से कबीर ने सोचा कि वह इस झंझट में नहीं फंसेगा और वहाँ से निकलने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे जैसे कबीर दूर होता गया, आशा की एक एक बात उसके दिमाग में घूमने लगी। आशा की बात कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, उनकी लाडली बेटी हूँ, अगर मैं मर गई तो वे ज़िंदा नहीं रहेंगे, मुझे बचा लो। इन सभी बातों ने कबीर के दिल को झकझोर दिया और आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। कबीर ने तुरंत अपना रिक्शा वापस मोड़ा और आशा के पास पहुंच गया। तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। बिना वक्त गवाए कबीर ने उसे उठाया, अपने रिक्शे में डाला और उसे अस्पताल ले जाने लगा। कबीर ने आशा को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए कबीर से कुछ दवाइयां लाने को कहा। कबीर का मन बहुत विचलित था। बिना समय गंवाए कबीर तुरंत दवाइयां खरीद लाया। उसने देखा कि आशा के पास एक टूटा हुआ मोबाइल और एक पर्स था। पर्स में कुछ फ़ोन नंबर मिले। कबीर ने उन नंबरों पर बार बार कॉल किया, इस उम्मीद में कि कोई जानने वाला जवाब देगा और वह इस स्थिति से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आए और कबीर से बोले, इस लड़की का खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और उसकी हालत नाजुक है, उसे खून चढ़ाना पड़ेगा। कबीर के पास इतने पैसे नहीं थे कि ब्लड बैंक से खून खरीद सके, इसलिए उसने डॉक्टर से कहा, आप मेरा ही खून ले लीजिए। डॉक्टर उसे ब्लड बैंक में ले गए, जहां उसका खून ट्रांसफ़र किया गया। कबीर ने अपना खून देकर आशा की जान बचाने के लिए 1 बोतल खून उपलब्ध कराया। डॉक्टरों ने आशा को खून चढ़ाया, जिससे उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे सुबह हो गई और कबीर लगातार उसके परिवार को फ़ोन करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार आशा के पिता ने फ़ोन उठाया। कबीर ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा, मैंने एक लड़की को सड़क पर बहुत गंभीर हालत में पड़ा पाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और उसके पास यह नंबर मिला था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वह कौन है और कहाँ की है। उसके पिता उससे सारे एड्रेस लेते हैं कि कहाँ पर है, तो कबीर बताता है कि इसी इलाहाबाद ज़िला अस्पताल में भर्ती है, आप जल्दी से आ जाइए। अब उसके पिता तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, 2-3 घंटे में आशा के पिताजी आ जाते हैं। उसके पिता के आने से पहले ही कबीर जब देखता है कि उसकी हालत अब सुधर रही है और अब सब कुछ ठीक है, तो वह उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। उसके पिता आते हैं और अपनी बेटी का बाकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब वह ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके पिता उसे अपने साथ पटना ले जाते हैं। आशा पटना में 1-2 महीने रहती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, फिर से वहीं पढ़ाई करने के लिए आ जाती है। दोस्तों, यह घटना घटित हुए 3-4 महीने बीत चुके थे। एक दिन चौराहे पर कबीर अपनी ऑटो रिक्शा लगाकर सवारियों का इंतज़ार कर रहा था। इस बात को बीते हुए 3-4 महीने हो चुके थे, लेकिन कबीर के लिए यह आज भी कल जैसी घटना थी। उसी समय आशा वहाँ से गुजर रही थी।
आशा तो कबीर को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने उसे देखा ही नहीं था। उसने बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही झलक देखी थी। उसे याद नहीं था, लेकिन कबीर उसे भली भांति पहचानता था क्योंकि उसने उसकी बहुत देखभाल की थी, उठाकर अस्पताल ले गया था और उसे खून दिया था। इसलिए उसका चेहरा कबीर के दिल में बस चुका था। जैसे ही वह आशा को जाते हुए देखता है, कबीर दौड़कर उसके पास जाता है और बोलता है, मैडम आप कैसी हो? यह सुनकर आशा हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ? मैं चाहे जैसी भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब है? कबीर उसे सारी बात बताता है। मैडम आपका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैं वही लड़का हूँ जो आपको लेकर अस्पताल गया था। कबीर कहता है, वह मैं ही था जिसने आपको खून देकर आपकी जान बचाई थी। जब यह बात आशा सुनती है तो वह बहुत शर्मिंदा होती है। वह कबीर से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वह शख्स आप हो। मैं तो बहुत दिन से तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई अता पता नहीं था। मैं आपको कैसे ढूंढती? कबीर की बातें सुनकर आशा बहुत इम्प्रेस होती है। फिर आशा और कबीर घंटों वहाँ बैठकर बातें करते हैं। आशा अपने बारे में पूरी बात बताती है, कबीर भी अपने बारे में सारी बातें बताता है। मैं बरेली से हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई में सक्षम नहीं थे, इसलिए मैं बरेली से इलाहाबाद आ गया। यहाँ ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और जो कमाई होती है उसे अपने घर भी भेजता हूँ और अपना खर्चा भी मैनेज कर लेता हूँ। साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। यह सुनकर आशा बहुत खुश होती है और साथ ही साथ हैरान भी होती है। आशा फिर अपने बारे में बताती है और कहती है, मेरा घर पटना में है। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ और यूपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। आशा कबीर से बहुत प्रभावित होती है क्योंकि उसने उसे एक नई ज़िंदगी दी थी। अगर कबीर नहीं होता तो आशा की जान भी नहीं बचती। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे आशा कबीर से प्यार कर बैठती है। वह कभी कभी कबीर से मिलने भी आ जाती थी। अब धीरे धीरे कबीर को यह बात पता चलती है कि आशा को नशे की बहुत बुरी आदत है। कबीर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं और तुम पर भरोसा करते हैं। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अच्छे घर की संस्कारी परिवार से हो। तुम्हें नशा करना शोभा नहीं देता। आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे माँ बाप ने बड़े शौक़ से तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। तुम पढ़ाई करो और अपने सपने को साकार बनाओ। माँ बाप को धोखा मत दो, उनके साथ गद्दारी मत करो। यह सुनकर आशा बहुत शर्मिंदा होती है। कबीर की एक एक बात आशा के दिल पर असर करती है। वह अच्छा महसूस करने लगती है और मन ही मन कबीर को पसंद करने लगी। धीरे धीरे आशा की सारी नशे वाली आदतें छूटने लगती है। अब वह एक आम लड़की बन चुकी थी। उसके जीवन में बस दो ही काम रह गए थे, एक कबीर को प्यार करना और दूसरा अपनी पढ़ाई करना। दोस्तों, एक दिन आशा ने फैसला किया कि वह आज अपने प्यार का इजहार कबीर से कर ही देगी, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई क्योंकि 1-2 महीने बाद ही उसका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था। उसने मन ही मन तय किया कि एग्ज़ाम के बाद ही वह कबीर से अपने प्यार का इजहार करेगी। फिर एक दिन भी आ गया जब आशा ने एग्ज़ाम दिया। उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद उसने कबीर को बुलाया और अपने दिल की बात कहने का साहस जुटाया। उसने कबीर से कहा, कबीर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है। अगर तुम ना होते तो मैं ज़िंदा भी ना रहती, मैं इस लायक भी नहीं बन पाती, ना ही पढ़ाई कर पाती। मैं तो नशे की हालत में बुरी तरह से फंस चुकी थी और तुमने ही मुझे बाहर निकाला। कबीर उसे समझाते हुए बोला, आशा दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और तुम बहुत अमीर ख़ानदान से हो। हमारी जोड़ी नहीं बन पाएगी। आशा ने फिर से कहा, लेकिन मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। मैं पीसीएस ऑफिसर बन जाऊंगी। मेरा एसटीएम बनने का सपना है। अगर मैं एसटीएम बन गई तो तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगी। कबीर ने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आशा नहीं मानी। अब धीरे धीरे कबीर का दिल भी पिघलने लगा और वह भी आशा से प्यार कर बैठा। आशा और कबीर का प्यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोनों बहुत खुश थे।
आशा का रिज़ल्ट भी आ जाता है, जिसमें वह अच्छे अंकों से और बढ़िया रैंक से पास होती है। उसका एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो जाता है। अब वह ट्रेनिंग में जाने वाली थी। जब वह घर पहुंचती है तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। आसपास के सभी लोग खुशी मनाते हैं। सभी लोग यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी एसडीएम बन गई है और अब वह ट्रेनिंग में जाने वाली है। उसके माता पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारे लिए हमने एक रिश्ता देख रखा है। तुम लड़के का फ़ोटो देख लो। अगर तुम्हें लड़का पसंद आ जाए तो हाँ बोलो। यह सुनकर आशा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी। उसके पिता खुशी खुशी कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम जिससे प्यार करती हो तुम उसी से शादी करना, लेकिन उसके बारे में हमें बताओ। लड़का क्या करता है, कौन सी जाति का है, कहाँ का रहने वाला है। वे सारा बायोडेटा पूछने लगते हैं। जब आशा उन्हें बताती है कि वह लड़का रिक्शा चलाता है तो उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं। वह चिल्लाते हैं, तुम क्या यह चाहती हो कि लोग हमसे पूछें कि हमारा दामाद क्या करता है तो मैं क्या बोलूँगा कि वह रिक्शा चलाता है? क्या तुम हमारी बेइज्जती करने पर तुली हो? तुम मेरी इकलौती लड़की हो, लाडली बेटी हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी फैसला करोगी और हम उसे मान लेंगे। लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं यहाँ पर। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा दामाद रिक्शा वाला, यह कभी हो नहीं सकता। आशा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता नहीं माने। आशा भी अपनी ज़िद पर अड़ जाती है और अपने पिता से बोलती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कबीर से शादी करूँगी। तो उसके पिता अपने कमरे में जाते हैं और अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाल कर ले आते हैं। उन्होंने आशा के हाथों में पिस्तौल थमाते हुए कहा, ठीक है बेटी, तुम अपनी मनमानी कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मुझे और अपनी मम्मी दोनों को तुम इस पिस्तौल से शूट कर दो और फिर जहाँ चाहोगी वहाँ अपनी शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर आशा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह पूरी तरह से घबरा जाती है। उसे पसीने छूटने लगते हैं। पिस्तौल को पकड़े हुए वह अपने माता पिता से लिपट जाती है और बोलती है, पापा, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी के लिए तैयार हूँ। आशा ने तुरंत अपना सिम कार्ड बदल कर नया नंबर ले लिया, जिससे वह कबीर से संपर्क नहीं कर पाई। उधर कबीर कई दिनों से आशा को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। एक दिन वह आशा की सहेली से मिलता है और उसके बारे में जानकारी करता है। उसकी सहेली बताती है कि आशा का एसडीएम के लिए सिलेक्शन हो चुका है और वह ट्रेनिंग में जाने वाली है। वह कुछ दिनों के लिए घर पर गई है और इस वक्त उसके माता पिता उसकी शादी किसी लड़के से करा रहे हैं। यह सुनकर कबीर चौंक जाता है। उसे बहुत गहरा धक्का लगता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचता है, मैं तो उससे प्यार करना ही नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसने मुझसे प्यार किया और मुझे भी अपना आदी बना दिया। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता और उसने मुझे छोड़ दिया। वह धोखेबाज है। कबीर ने आशा की सहेली से उसके घर का पता लिया और पटना चला जाता है। पटना में पहुंचकर वह आशा के घर में जा पहुंचता है। वहां उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। कबीर ने घर के आंगन में जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आशा, तुम कहाँ हो? आशा, जवाब दो। जब आशा को यह आवाज़ जानी पहचानी सुनाई पड़ती है तो वह नीचे उतर कर आती है। तभी आशा के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और कबीर से पूछते हैं, तुम कौन हो? कबीर बोलता है, मैं आशा से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करूँगा। आशा के पिता गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कबीर ने उनकी बात सुनकर कहा, अगर यही बात आशा मुझे बोल देगी कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। आशा के पिता ने आशा को आवाज़ लगाई और वह नीचे आती है। वह अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती। आशा यह कहकर कि वह कबीर को नहीं पहचानती, रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। आशा ने यह सब इसलिए कहा जिससे कबीर को कोई नुकसान न हो और वह वहाँ से चला जाए। कमरे में जाकर वह बेहोश हो गई। इस बीच उसके पिता और भाई गुस्से में बोलते हैं, हो गई तुम्हारी तसल्ली? सुन लिया ना हमारी बेटी ने क्या कहा है? वह तुम्हें जानती भी नहीं है, पहचानती तक नहीं है। तुम आखिर हमारे घर में रंग में भंग करना चाहते थे, हमारी बेइज्जती करना चाहते थे। अभी तुम्हें इसका सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उसके पिता और भाई मिलकर कबीर को पकड़ लेते हैं और उसे एक पिलर से बांध देते हैं।
बांधने के बाद वह कबीर को बुरी तरह से मारने लगते हैं। कोई लातों से मार रहा था, कोई चप्पल से और कोई जूते से। एक व्यक्ति वहां पर बिजली का तार लेकर आता है और कबीर को उससे पीटने लगता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि बिजली के तार से कितनी दर्दनाक चोटें आई होंगी। जहां भी तार पड़ता, कबीर जोर जोर से चीखता और दया की भीख मांगता, बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। वे उसे और ज़्यादा मारते जाते हैं। कबीर चीख रहा था, आशा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता। तुम अमीर घर की हो और मैं गरीब घर का, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती मुझसे प्यार किया और आज मेरी हालत यह हो गई है। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी चीखें सुनकर आशा बेहोशी से अचानक उठ जाती है। वह अपने कमरे से बाहर आती है और जब वह अपनी 2 मंजिला मकान से देखती है कि कबीर को पिलर से बांधकर लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं, तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट होती है। अब आशा के सब्र का बांध टूट जाता है। वह दौड़ती हुई आती है और अपने पिता के पैरों में गिर जाती है। वह सभी से कहती है, इसे माफ़ कर दो चाचा, इसकी कोई गलती नहीं है, माफ़ कर दो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब आशा अपने पिता के कमरे में जाती है और उनकी लाइसेंस वाली पिस्टल निकाल कर लाती है और उसे ज़ोर से आकर हवा में शूट करती है। यह देखकर सब खड़े रह जाते हैं और आशा का यह रौद्र रूप देखकर सब डर जाते हैं। एक युवक जो उनकी ओर बढ़ने की सोच रहा था, वह भी रुक जाता है। आशा आगे आकर बोलती है, अगर किसी ने भी अपनी माँ का दूध पिया है तो अब आगे बढ़ो और हिम्मत दिखाओ, फिर मैं देखती हूँ। एक थप्पड़ भी लगाकर तो दिखाओ, मैं उसे गोली मार दूंगी। अब कोई आगे नहीं बढ़ता। आशा अपने मम्मी पापा की तरफ मुड़ती है और कहती है, आप तो मुझसे हमेशा बोला करते थे कि मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, आपकी जान हूँ। आपने जो कहा मैंने वह किया। आपने कहा इस लड़के को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा इस लड़के को भूल जाओ, मैं भूल गई। आपने कहा दूसरे लड़के से शादी कर लो, मैं उसके लिए भी तैयार हो गई। आपने कहा इस लड़के को यहाँ से भगा दो। मैंने दिल पर पत्थर रखकर इससे बोल दिया कि मैं इन्हें जानती तक नहीं, पहचानती नहीं हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं यह लड़का कौन है? यह लड़का भले ही रिक्शा चलाता है, लेकिन अगर यह नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रात को मेरा सर फट गया था। मैं मर रही थी, कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। अगर मैं वहाँ कुछ देर और पड़ी रहती तो मर ही गई होती। यही लड़का मुझे अस्पताल ले गया। मैंने आपको कई बार कॉल लगाया, लेकिन आप लोग मज़े से सो रहे थे। आपने कॉल तक नहीं उठाई। उसके बाद मुझे खून की कमी पड़ गई थी। इस लड़के ने अपना खून देकर मेरी जान बचाई और आज मैं जो ऑफिसर बनी हूँ, आज मैं ज़िंदा हूँ, इसी लड़के की बदौलत हूँ। आशा की आवाज़ में दर्द था और वह आगे कहती है, मैं तो नशे की गिरफ्त में आ गई थी। मैं एक नशेड़ी बन चुकी थी। मेरी संगत खराब हो गई थी। इसी लड़के ने मुझे प्यार का वास्ता देकर मेरा जीवन लौटाया है। उसने मुझे नशे से मुक्ति दिलाई है और आज आप इसे बोलते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। उल्टा आप इसे ऐसे पीट रहे हैं जैसे इन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। इन्होंने क्या गुनाह किया है? यही गुनाह किया है, इन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी। दोस्तों, यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आशा के माता पिता एक दूसरे को देखते हैं और उनके दिल में पछतावा उमड़ आता है। उनके पिता आगे बढ़ते हैं और कबीर को जो बांधा हुआ था उसे खोल देते हैं। वह उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं मालूम था तुम्हारे बारे में, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और आशा के साथ कबीर को गले लगाकर बोलती है, बेटा हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, अब उसी मंडप में आशा और कबीर की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। शादी की सभी रस्में निभाई जाती है और दोनों के चेहरे पर खुशी की चमक होती है। शादी के बाद आशा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। दोनों अब एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास के साथ रहने लगते हैं। कबीर हर कदम पर आशा का साथ निभाता है और आशा भी कबीर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहेंगे कबीर के बारे में? क्या आपको लगता है कि उनका प्यार हमेशा बना रहेगा? और आशा के संघर्षों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी सोच हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।